जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों, अगर आप जूनियर असिस्टेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट्स एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर आ चुका है और एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ 70 प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस एमसीक्यू जो जूनियर असिस्टेंट 2026 के एग्जाम में आने के पूरे चांस रखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ट्रेंड, एक्सपेक्टेड लेवल और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप भी एग्जाम से पहले फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई जो है कालीन बुनाई की कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? तो चिकनकारी जो है एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से इसकी उत्पत्ति हुई थी। कहाँ से उत्पत्ति इसकी हुई थी? लखनऊ शहर से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 जो है टोल कर नीति पर लागू होता है। किस कर पर लागू होता है? तो टोल कर नीति पर लागू होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है? तो जल प्रदूषण का जैव सूचक मेढक को माना जाता है। किसे माना जाता है? जल का जल प्रदूषण का जैव सूचक जो है मेढक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम तत्व आवश्यक है। कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम तत्व आवश्यक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डंपिंग का तात्पर्य क्या है? तो डंपिंग का तात्पर्य है विदेशों में उनकी लागत व घरेलू बाजार की कीमत से कम के मूल्य पर माल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 160 है। कितनी संख्या है? 160 है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो वह शोध डिजाइन है अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल। कौन सा है? अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वह भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी जो था अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार से आर्थिक विज्ञान में पुरस्कृत किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासन में आयोजित की गई थी। किसके शासन में? लॉर्ड मेयो के शासन में आयोजित की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य स्तर पर वीएटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में राज्य स्तर पर वीएटी जो है 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म या आप्रवासन से जनसंख्या में प्रवेश करने वालों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से जनसंख्या छोड़ने वालों की संख्या के बराबर होना किसे कहते हैं? तो शून्य जनसंख्या वृद्धि को हम क्या कहते हैं? उत्प्रवास या मृत्यु से जनसंख्या छोड़ने वालों की संख्या के बराबर होना कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल हमारी गेहूं नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 28 अगस्त 2014। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल है। क्या है? दांतों का इनेमल, जिसे हम दंत वल्क भी बोलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जीडीपी आंकड़ों की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो जीडीपी आंकड़ों की जनगणना और जारी करने के लिए भारतीय संगठन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार। क्या है? पुलिस का जो सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित में से किस अवधारणा से दर्शाया गया है? तो वेदों में मानव अधिकार को समानता के अवधारणा से दर्शाया गया है। किसकी अवधारणा से? समानता के अवधारणा से दर्शाया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो वह विशिष्ट नियम है माप। माप जो है विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो डीएनए की संरचना जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को किस आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो आईएमएफ भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को एफओबी के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसके आधार पर? एफओबी के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। किसके आधार पर? एफओबी के आधार पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीए का पूर्ण रूप है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्यामिति के जनक के रूप में यूक्लिड को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? यूक्लिड को जाना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित करती है? तो सीआरसी जो है अंतरराष्ट्रीय संधि जो है बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित करती है, सीआरसी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस जो है मार्च का दूसरा बुधवार को हम लोग क्या मनाते हैं? धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मार्च का दूसरा बुधवार के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? धूम्रपान निषेध दिवस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मालाबार नौसेना अभ्यास का मुख्य महत्व क्या है? तो मालाबार नौसेना अभ्यास का मुख्य महत्व 4 देशों के बीच नौसैनिक सहयोग बढ़ाना। क्या बढ़ाना? 4 देशों के बीच नौसैनिक सहयोग बढ़ाना। यानी भारत, 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या करना? नौसैनिक सहयोग बढ़ाना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, थंडर ड्रैगन की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि जो है भूटान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? भूटान को, थंडर ड्रैगन की भूमि। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का अधिकार पोर्टल कौन सा है? जीएसटी का अधिकार पोर्टल www.gst.government.in www.gst.gov.in। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य पूर्व एशिया देशों से आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना। यानी पूर्व एशिया देशों से संबंध मजबूत करना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण 21.05% है। कितना पॉइंट है? 21.05%। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2006 ईस्वी में। कब हुई थी? 2006 ईस्वी में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करने वाला सॉफ्टवेयर फायरवॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फायरवॉल कहलाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? तो भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एसएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो एसएससी कोड में 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी एफएसबी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी एफएसबी का मुख्य कार्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। क्या करना? वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टका किस देश की मुद्रा? ये बार बार क्वेश्चन हर पेपर में आता है।
कि टका किस देश की मुद्रा है। तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा, किसकी मुद्रा है? बांग्लादेश की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो है C.S. लुइस द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? C.S. लुइस द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो नीति आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। क्या है? राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया था। किसको? अमिताभ बच्चन को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य विद्रोहियों का सैन्य दमन। क्या होता है? विद्रोहियों का सैन्य दमन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार किस मिशन को मिला? तो उस मिशन का नाम है चंद्रयान 3 मिशन। क्या नाम है? चंद्रयान 3 मिशन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदी और संस्कृत शिक्षा के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वाराणसी शहर प्रसिद्ध है हिंदी और संस्कृत शिक्षा के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति विज्ञानी कौन कहलाते हैं? तो नीति विज्ञानी वो विज्ञानी होते हैं जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नीति विज्ञानी कौन कहलाते हैं? जो जंगलों जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नीति विज्ञानी कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? तो भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या 4 है। कितनी संख्या है? 4 संख्या है। दोस्तों ये थे 70+ एक्सपेक्टेड जीएस एमसीक्यू जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपका स्कोर कितना रहा। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, लास्ट टाइम रिवीजन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए केपी मिशन सिलेक्शन के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।